इतिहास के अंतर्गत सबसे पहले आज हम टॉपिक लेंगे सम्राट अशोक को। और सम्राट अशोक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मतलब यदि मौर्य काल में बात करें तो सम्राट अशोक से बहुत सारे क्वेश्चन आपके निकल के आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री का, या कह सकते हैं कि हिस्ट्री के पूरे पीरियड का। और जब आप लोग कभी, जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है और या फिर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन कई बार बनता है कि आपका सबसे मतलब प्राचीन भारत के इतिहास में भी कई बार स्पेसिफिक पूछ लिया जाता है, ओवरऑल भी पूछ लिया जाएगा कि भाई पूरे इतिहास के अंतर्गत आपको कौन सा शासक सबसे ज़्यादा प्रभावित आपके जीवन को करता है, तो बहुत सारे छात्रों का आंसर जो है सम्राट अशोक होता है। ठीक है, तो इतिहास में सम्राट अशोक का रिवीजन करेंगे। इसके बाद आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉलिटी में स्टार्ट होने वाला है, फंडामेंटल राइट, है ना। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा टॉपिक आपका जो है वो भूगोल के अंतर्गत होगा। जल संधियां पढ़ रहे हैं, जल संधियां में एक आपकी सीक्वेंस से आज लिस्ट करा के कंप्लीट करा दूंगा। प्रोजेक्ट टाइगर हम लोग इन्वायरमेंट में पढ़ रहे हैं। साइंस में सेल वाला टॉपिक चल रहा है जिसमें गुणसूत्र देखेंगे। और इकोनॉमी में हम जो है आपका समावेशी विकास, सतत विकास, ये वाले टॉपिक को लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो सम्राट अशोक को लेकर के मैं सेशन को आगे कंटिन्यू करता हूं। इसको लेकर के आप सभी से डिस्कशन करता हूं। देखिए, अशोक के कई सारे नाम मिलते हैं। ठीक है, कई सारे अभिलेखों में कई सारे नाम मिलते हैं और इसको लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जैक्टली जो क्वेश्चन बन सकते होंगे उन सभी को लेकर मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। एक नाम तो अशोक का मिलता है, देवा नाम पिय। देवा नाम पिय एक नाम तो ये मिलता है, देवा नाम पिय एक नाम ये मिलता है। दूसरा नाम देवा नाम पियदसी मिलता है। ठीक है, देवा नाम पियदसी। ठीक है, एक नाम ये मिलता है। कई जगह पे इसका नाम अशोक वर्धन भी मिलता है। तो जब बिंदुसार का निधन हो जाता है 273 ईसा पूर्व, तो लगभग 273 ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 236 ईसा पूर्व तक मगध साम्राज्य की गद्दी पर मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक का शासन रहता है, ऐसी जानकारी हमें मिलती है। ऐसा कहते हैं तीसरा शासक तो था, लेकिन जब इसका राज्यरोहण हुआ तो बिंदुसार की मृत्यु तो 273 ईसा पूर्व हुई थी। लेकिन ऐसा कहते हैं कई सारे इतिहासकार कि इसका जो एक तरीके से इसने अपना राज्यरोहण कराया, शासन सत्ता पे गद्दी पर एक राजा के तौर पे बैठा, वो 4 साल बाद बैठा 269 ईसा पूर्व। इसमें कई सारे शासकों, इतिहासकारों का यह भी मत है कि एक उत्तराधिकार युद्ध जैसी स्थिति बनी थी जिसमें अशोक ने अपने कई सारे भाइयों की हत्या करके शासक पर बैठा था, ऐसी जानकारी मिलती है। लेकिन देखिए, अशोक को जो एक महान शासक के तौर पे इसको स्थापित करता है, 37 वर्ष का शासनकाल और 37 साल के शासनकाल में अदम्य साहसी व्यक्ति, सैन्य कुशलता से प्रमुख व्यक्ति, प्रशासनिक कुशलता से दक्ष व्यक्ति, उदारता, धार्मिक सहिष्णुता, मानवीयता, इन सब का अद्भुत सम्मिश्रण एक ही व्यक्ति में यदि देखने को मिलता है तो वो अशोक है। और विश्व के किसी भी सम्राट को यह अतुलनीय बना सकता है ना। जिसमें सारे के सारे गुण देखने को मिले तो कोई भी होगा, चक्रवर्ती सम्राट अशोक वो बन जाएगा, जिसमें इतने सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो अब अशोक के बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। इसकी माता का नाम सुभद्रांगी था, है ना। बिंदुसार और सुभद्रांगी का बेटा था आपका ये। इसको लेकर जो फैक्ट है, कुछ मैं फैक्ट यहां पे आपको डिस्कस करता हूं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन स्रोतों में सम्राट अशोक की क्या क्या उपाधियां प्रदान की गई थी। मतलब इसको कई सारे अभिलेखों में अलग अलग उपाधियां मिली हैं, तो किस उपाधि के अंतर्गत इसको क्या क्या बोला गया है मैं ध्यान से आपको बताता हूं। सबसे पहली बात, अशोक नाम कहां मिलता है, इससे लेकर के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अशोक नाम कहां पर मिलता है इसका। अशोक के लिए अभिलेख आप लोग लिख लीजिएगा। एक तो मास्की लघु शिलालेख है, मास्की लघु शिलालेख है, यहां पर अशोक का नाम मिलता है। दूसरा गुर्जरा, नेतूर और उड़ेगोलन। ठीक है, गुर्जरा, नेतूर और उड़ेगोलन, यहां के अभिलेखों में अशोक नाम मिलता है। ठीक है, इसका नाम जो है कई जगह पे प्रियदर्शी मिलता है। प्रियदर्शी इसका मिलता है भाब्रू और कंधार अभिलेख में। ठीक है, देखिए एक तो ये हो गया आपका
अशोक नाम कहां कहां मिलता है? मास्की, गुर्जरा, नेतूर और उड़ेगोलन अभिलेखों में। ठीक है, ये लघु शिलालेख हैं आपके। दूसरा नाम मिलता है प्रियदर्शी। प्रियदर्शी, प्रियदर्शी नाम अशोक का कहां पे मिलता है? प्रियदर्शी नाम मिलता है भाब्रू लेख में। ये बैराट का लेख है, भाब्रू, भाब्रू लेख, वैराट। एक ये आपका अभिलेख है, भाब्रू में मिलता है, कंधार में मिलता है और दीपवंश में मिलता है। दीपवंश आपका बौद्ध साहित्य है, कंधार एंड दीपवंश, यहां पे नाम मिलता है प्रियदर्शी। इसके बाद एक नाम मिलता है देवानाम पिय। देवानाम पिय, देवानाम पिय मिलता है 12वें और 13वें शिलालेख में। मैं शिलालेख बाद में कराऊंगा, नेक्स्ट सेशन पे आपको मैं सारे शिलालेख अशोक के याद करा दूंगा। ठीक है, इसके बाद एक नाम मिलता है देवानाम पियदर्शी। देवानाम पिय, देवानाम प्रिय, पिय, पिय, प्रियदर्शी, प्रियदर्शी ये नाम भी मिलता है। देवानाम पिय प्रियदर्शी ये नाम मिलता है गिरनार के रुमनदेई और निगलवा अभिलेख में। 3 अभिलेख हैं, जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख, गिरनार में, रुमनदेई में, रुमनदेई। ठीक है, रुमनदेई के बारे में कई सारे फैक्ट है, मैं आने वाले समय पे बताऊंगा। और एक है आपका निगलवा अभिलेख, निगलवा। ठीक है, तो देवानाम पिय प्रियदर्शी इसका यहां पर मिलता है। इसके बाद अशोक वर्धन जो मिलता है वो विष्णु पुराण में मिलता है। अशोक वर्धन कहां पर मिलता है? विष्णु पुराण में। एक नाम और है अशोक का जिसका नाम है मगाधिराज, मगध का राजा, मगाधिराज। मगाधिराज ये मिलता है भाब्रू अभिलेख में, भाब्रू अभिलेख में। ये कहां मिलता है? भाब्रू अभिलेख में। ठीक है, इसके बाद बुद्ध शाक्य, ये शब्द भी कहीं ना कहीं पे मिला है मास्की अभिलेख में। बुद्ध शाक्य ये मिला है आपका मास्की अभिलेख में। देखो अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम से जहां पर भी क्वेश्चन आता है आप गड़बड़ नहीं करेंगे। ठीक है, शाक्य मुनि महात्मा बुद्ध की उपाधि होती थी और बुद्ध शाक्य शब्द जो मिला है ये इसके लिए मिला है। ठीक है, शाक्य मुनि महात्मा बुद्ध की उपाधि है। तो अशोक के इतने सारे नाम अलग अलग अभिलेखों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है, स्पष्ट है? धम्म वगैरह के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, पहले आपको रफली इतना याद रखना है। तो सम्राट अशोक को लेकर के टाइम पीरियड मैंने आपको बताया 273 से लेकर 236 बीसी, 269 बीसी में राज्यरोहण होता है इसका। माता का नाम सुभद्रांगी था, पिता का नाम बिंदुसार था, पिता भी आपके शासक थे इसके। ठीक है, अब इसके बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, सिंघली अनुश्रुतियों में इसको धर्मा कहा गया है। एक नाम और जो सिंघली अनुश्रुतियां हैं श्रीलंका में, सिंघली, सिंघली अनुश्रुतियों में इसको धर्मा कहा गया है। श्रुतियों में शब्द क्या यूज किया गया? धर्मा। ठीक है, ये भी याद रखना, मतलब कुछ ये तथ्यात्मक चीजें हैं बेसिक, इनसे भी चूंकि क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसलिए जानकारी आपको जरूरी है। क्लियर है? ऐसा बोला जाता है दीपवंश और महावंश जो कि बौद्ध साहित्य है, इसमें कहते हैं कि बिंदुसार की 16 रानियां थीं और 16 रानियों से 101 पुत्र थे। इसमें सबसे बड़ा पुत्र सुसीम हुआ करता था। अशोक का सौतेला भाई था सुसीम। इसके बारे में मैंने पिछले सेशन में भी चर्चा की थी सुसीम को लेकर के। जब तक्षशिला का विद्रोह होता है तो दूसरे विद्रोह में सुसीम को भेजा जाता है। सुसीम और अशोक दोनों को भेजते हैं ना तक्षशिला के विद्रोह में। और अशोक का जो है सौतेला भाई था सुसीम। कुछ भाइयों के नाम यहां पे देख लीजिए। एक तो सुसीम है आपका, 2 भाइयों के बारे में जानकारी और मिलती है। एक सगा भाई है बिगत, बिगत शोक, बिगत शोक, और एक भाई है तिष्य। इन सभी भाइयों की ऐसी जानकारी मिलती है बौद्ध साहित्य में कि इन सभी भाइयों की हत्या करके जो है अशोक शासन सत्ता पर बैठा, लेकिन इसको लेकर कोई प्रामाणिक साक्ष्य नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा प्रामाणिक तौर पे इसको हम नहीं देखते। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा जानकारी कुछ रखनी है। ठीक है, तो
विभिन्न स्रोतों से अशोक की अनेक पत्नियों का विवरण मिलता है। सिंगली अनुश्रुतियों के अनुसार जब अशोक उज्जैनी जा रहा था तभी विदिशा में उसने एक जो है श्रेष्ठी की पुत्री देवी से विवाह किया। ठीक है, सिंगली अनुश्रुतियों के अनुसार जब अशोक उज्जैनी जा रहा था तभी विदिशा में उसने एक श्रेष्ठी की पुत्री देवी के साथ विवाह किया। और जो है इसके बारे में कई सारी जानकारी मिलती है। अशोक के दो पुत्र थे, एक तो महेंद्र, दूसरा संघमित्रा। एक पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री थी संघमित्रा। इनको श्रीलंका भेजता है बाद में प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन बच्चों को भेजता है वो। ठीक है, ये रफली थोड़ी बहुत जानकारी है जो आपको रहना चाहिए। ठीक है, कहते हैं कि इसके बारे में कई सारी बातें कही गई हैं अशोक को लेकर के। और शुरुआत में अशोक जो है बहुत निर्दयी प्रकृति का था। ठीक है, और कई सारी बातें इसको लेकर मिलती हैं, लेकिन एक युद्ध हुआ, कलिंग का युद्ध, और जिसके बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। ठीक है, ये जानकारी भी मिलती है हमें। अब राज्यरोहण जो आपका हुआ, सिंगली अनुश्रुतियों से दीपवंश और महावंश से लगता है कि 99 भाइयों की हत्या करके राज्य प्राप्त किया, लेकिन ये सत्य प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि इसके 5वें अभिलेख में, अशोक का जो 5वां अभिलेख है, उसमें उसके जीवित भाइयों के परिवार का उल्लेख किया गया है। तो यदि सबको मार देता तो निश्चित तौर पे फिर कहीं ना कहीं पे इनका अभिलेख नहीं मिलता। तो ये एक बहुत ही अति संयोक्ति है। और फिर कहते हैं कि अशोक जो है अपने जीवन के अंतिम चरण में कहें या फिर जीवन का जो अधिकांश समय था उसका शासक के तौर पे, जिसमें उसने हिंसा का विरोध किया, ठीक है, अत्याचार का विरोध किया, बहुत ही करुणा प्रिय शासक हो गया। उसने एक धम्म भी चलाया। कहते हैं जब वो निर्दयी प्रकृति का था तब उसे चंड अशोक भी कहा गया। कई जगह उसके नाम चंड अशोक भी मिलता है। तो कई सारे नाम मिलते हैं, कई सारे तथ्य मिलते हैं, कई सारे फैक्ट मिलते हैं। उसकी एक रानी का नाम पद्मावती भी था। अशोक की एक रानी का नाम पद्मावती भी था, और पद्मावती का बेटा ही था कुणाल। ठीक है, जो बाद में आगे चल के शासक बनता है। तो कई सारे नाम है, एक तो कुणाल है, जालौक है, ठीक है, एक पुत्र है जालौक, रजत रंगिनी से उसके बारे में जानकारी मिलती है, जालौक। ठीक है, इसके अलावा उसकी एक पुत्री का भी जानकारी मिलती है, चारुमती। रुमनदेही अभिलेख में उसकी एक पुत्री के बारे में पता चलता है, चारुमती। ठीक है, और बाकी मैंने आपको महेंद्र और संघमित्रा के बारे में बता ही रखा है। ठीक है, क्लियर है। कहते हैं कि जब अशोक शासक नहीं बना था, यानी बिंदुसार के टाइम पीरियड पे, वो कुमार रह चुका था। कुमार मतलब जो प्रांत थे, बौद्ध धर्म के जो प्रांत थे, उन प्रांतों में जो है उसको जो है कई सारी, तो प्रांतों में कुमार के पोस्ट पर था। और उसको प्रांत एक तो तक्षशिला का दिया गया था, तक्षशिला के प्रांत में अशोक ने जो है शासन सत्ता संभाली थी। और दूसरा उज्जैन वाले क्षेत्र पर भी था, वो उज्जैन, ठीक है, उज्जैन में भी था, और अशोक आपका तक्षशिला में भी था। अवंती वाला जो रीजन था वहीं का कुमार भी रह चुका था सम्राट बनने से पहले। तो एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी था उसके पास। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। कई सारे अभिलेखों में इसकी एक पत्नी का नाम कारुवाकी भी मिलता है। कारुवाकी, कारुवाकी, पद्मावती, कारुवाकी। कारुवाकी से एक पुत्र होता है आपका जिसका नाम होता है तीवर। ठीक है, तीवर भी इसका ही पुत्र था, अशोक का ही पुत्र था। इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो एक आपका जो है इसके बारे में कारुवाकी ये जानकारी मिलती है कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख से, जिसको हम रानी का अभिलेख भी कहते हैं। कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख में कारुवाकी के बारे में पता चलता है और इसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। क्लियर है, स्पष्ट है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आपका जो है अब अशोक को लेकर के, अशोक के जितने भी महत्वपूर्ण पक्ष हैं, जैसे शिलालेख से क्वेश्चन बनता है, इसके समय पे बौद्ध संगति हुई थी, इसके समय पे धम्म क्या था। तो अशोक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं आने वाले सेशन पे आपको कंप्लीट करा दूंगा। तब तक के लिए थोड़ा सा आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, पर मैं अशोक आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। अब चलते हैं एफडी में। एफडी नहीं, एफआर, फंडामेंटल राइट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन। देखिए मौलिक अधिकार क्या होते हैं। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा
मौलिक अधिकार हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए, देश के नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए आधारभूत वे अधिकार होते हैं जिनकी अनुपस्थिति में व्यक्तित्व का सर्वांगीण या बहुमुखी विकास नहीं हो सकता है। तो फंडामेंटल राइट बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एक तरीके से फंडामेंटल राइट के कारण ही किसी राज्य के नागरिकों को उनकी संप्रभुता को सुरक्षित किया जाता है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट की यदि बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 3 अध्याय 12 से 35 तक में ये आपके राइट देखने होते हैं। आर्टिकल माफ करिएगा, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में ये आपके आर्टिकल देखने को मिलते हैं। यदि हम वैश्विक स्तर पे बात करें तो मूल अधिकार का विकास सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ। आप सभी को पता होगा ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान कहा जाता है, और ब्रिटेन में 1215 में एक जो है आपका वहां पे जो है मैग्ना कार्टा जो था, जिसमें नागरिकों के कुछ मूलभूत अधिकारों को जो है वहां पर सुरक्षित किया गया था। तो 1215 में ब्रिटेन में सबसे पहले फंडामेंटल राइट की बात हुई। ठीक है, सबसे पहले फंडामेंटल राइट की बात कहां पे हुई? ब्रिटेन में हुई। कहां पर हुई? ब्रिटेन में हुई सबसे पहले। और मूल अधिकार ही प्रथम लिखित दस्तावेज है। क्या है आपका? सबसे पहला मूल अधिकार संबंधी मैग्ना कार्टा 1215 का अधिकार पत्र। तो कभी भी यह क्वेश्चन आता है कि मूल अधिकार का विकास सबसे पहले कहां हुआ? ब्रिटेन में हुआ। ठीक है, इसके बाद जो है मूल अधिकार को लेकर के और कई सारे बिल आए। यूरोप में 1679 में एक बिल ऑफ राइट आया था, यह भी मूल अधिकार से जुड़ा हुआ था, ब्रिटेन के ही नागरिकों को दिया गया। इसके बाद 1779 में फ्रांस में भी आपको पता है कि जब फ्रांस की क्रांति हुई तो वहां पर भी मानव और नागरिकों के लिए घोषणा पत्र आपका डिक्लेरेशन जारी किया गया, राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन को लेकर के, और इसमें वहां की जनता को कुछ मूलभूत अधिकार दिए गए, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। इन्हीं के आधार पर पूरी की पूरी क्रांति आपकी होती है। और कहते हैं कि वहां की जनता ने बास्तील के किले को गिरा दिया, जो कि वहां पे शोषण का प्रतीक था। लुईस दावे को फंडामेंटल राइट के उल्लंघन के कारण फांसी पे चढ़ा दिया गया। तो इस तरीके से मतलब यूरोप में से ही जो है आपके फंडामेंटल राइट जैसा कॉन्सेप्ट निकल के आता है। अब यहां पर सबसे पहली बार जब अमेरिकी संविधान बना तो अमेरिकी संविधान में मौलिक अधिकार को सबसे पहले जगह दी गई। यानी कि 1791 में अमेरिकी क्रांति हो चुकी थी 1776 में, तो 1791 में जब वहां का संविधान लागू होता है तो वहां पे कई संशोधनों के बाद अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट को जोड़ा जाता है और फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट लेकर के आया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहां से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। यह भी ध्यान रखिएगा, क्लियर है? कहां से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है, अब देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार को डिमांड को लेकर ऐसा नहीं भारत में डिमांड नहीं हुई, लगातार डिमांड हुई है ना। पहले बागनाथ तिलक ने किया, फिर कांग्रेस के द्वारा किया गया, गांधी के द्वारा किया गया, होम रूल लीग आंदोलन के द्वारा। इसकी एक पूरी हिस्ट्री है जो मैं आपको नेक्स्ट सेशन पे बताऊंगा। आज मैं आपको थोड़ा सा जितने भी फंडामेंटल राइट है उनको बता देता हूं, उनके आर्टिकल्स बता देता हूं। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल 12 से 35 तक है, लेकिन 12-13 कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। 12-13 में कई सारे, जैसे राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में है, और आर्टिकल 13 में जो है कि फंडामेंटल राइट को किसी भी तरीके से समाप्त नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा कोई कानून बनाया जाता है तो वो कानून ही खत्म हो जाएगा। ऐसे कुछ प्रोविजन दिए गए हैं। इसमें जुडिशियल रिव्यू, पृथक्करण का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत निहित है। मैं अलग से आर्टिकल 13 लूंगा, वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, और लंबी डिबेट है उस आर्टिकल में। जो आपके फंडामेंटल राइट चालू होते हैं, पहला आपका समानता का अधिकार है, दूसरा आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, तीसरा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है, चौथा आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, पांचवा आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, और छठवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। वर्तमान में टोटल 6 फंडामेंटल राइट है, लेकिन जब संविधान बना था तब 7 फंडामेंटल राइट थे। एक राइट आपका मौलिक संपत्ति के अधिकार को लेकर भी था। आर्टिकल 14 से लेकर 18 ठीक है आपका समानता के अधिकार की बात करता है। 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। आर्टिकल 23 और 24 आपका जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है। 25 से लेकर 28 तक आपका धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। 29 से लेकर 30 तक आपका जो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों की बात करता है। और आर्टिकल 31 जो इसमें था वो आपका संपत्ति का अधिकार होता था।
उसको जो है रिप्लेस करके आर्टिकल 300A में रख दिया गया है और संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के तहत। 32 आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। फिर इसके बाद 33, 34, 35 ये आपके फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए कुछ प्रोविजन है, कहां पे फंडामेंटल राइट लागू होगा, कहां पे मार्शल लॉ होगा, कहां पे वो सब के लिए वहां पे व्यवस्था की गई है। तो ये फंडामेंटल राइट को लेकर एक सामान्य समझ है। कल के सेशन में मैं आपको फंडामेंटल राइट को लेकर के एक पूरा टाइमलाइन बताऊंगा कि भारत में कैसे डिमांड की गई और फिर संविधान में कैसे आपका फंडामेंटल राइट लेकर के आया गया। ठीक है, तो बेसिक है, इसमें कुछ है नहीं, सिंपल सा, ये आप लोगों को याद भी होगा। नहीं याद है तो आप ये याद कर लीजिए, आर्टिकल के सहित ये क्रम आपको पता होना चाहिए। इससे क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं और आगे मैं अभी इसको डीप में भी आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो जी, चलो बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं अगले टॉपिक के अंतर्गत। देखो मैं जल संधियां पढ़ा रहा था ना आप लोगों को, विश्व भूगोल पे आ जाओ। देखो बढ़िया लग रहा होगा आप लोगों को, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक बार थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बताओ, चीजें याद हो रही हैं, रिवाइज हो रही हैं, रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन की तरह ही रिवीजन करना होता है। ठीक है, रिवीजन ही तो कर रहे हैं हम। आप लोगों को मजा आ रहा है सभी को? मैं आपको जल संधियां पढ़ा रहा था, कई सारी जल संधियां बता दी हैं। जल संधियां एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, जल संधियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, टॉपिक है आपका जल संधि। क्या है आपका टॉपिक? जल संधि। हाँ, मजा आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो रिवीजन का एक ये नायाब तरीका है जो एक साथ हम 7 सब्जेक्ट का रिवीजन कर पाते हैं गति के साथ। 1 घंटे में कैसे कर पाओगे आप बताओ? तो माध्यम मैं ही हूं आपके लिए। जल संधि, मैंने इसकी परिभाषा बताई थी कि जल संधि 2 बड़ी जल राशियों को आपस में जोड़ती है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, यहाँ पे एक बड़ी जल राशि है, बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे दक्षिण चीन सागर है, बड़ी जल राशि है। तो इन दोनों जल राशियों को जोड़ने का काम, ये रेड कलर से जो हिस्सा देख रहे हैं ना, ये आपका जोड़ रहा है, इसका नाम है मलक्का जल संधि, है ना, जो बड़ी जल राशियों को जोड़े या 2 बड़े भूखंडों को अलग करे। इन भूखंडों को देखो आप, अलग भी तो कर रहा है, ये भूखंड और ये भूखंड को अलग भी कर रहा है, और 2 बड़ी जल राशियों को जोड़े, जल संधि कहलाता है। सिंपल सा मामला है। तो यहां पर मैं आपको कुछ जल संधियां बता चुका था, जैसे मलक्का बता चुका था, बेरिंग जल संधि बता चुका था। देखो बेरिंग जल संधि, यहां पे चुक्की सागर है, यहां पे बेरिंग सागर है, दोनों को आपस में जोड़ने वाली जल संधि। ठीक है, संकीर्ण रास्ता, पतला संकीर्ण रास्ता आपका जल संधि कहलाता है। ठीक है, यदि कभी सौभाग्य मिला तो मैं भारत दर्शन कार्यक्रम के तहत तो पक्का आपको ये वीडियो शूट करूंगा, चाहे मुझे पाक स्ट्रेट में जाके ही शूट करना पड़े, है ना। तो जल संधि मैं यहाँ से पढ़ाऊंगा भारत दर्शन में, वो टाइम आएगा जल्दी। ठीक है, भारत दर्शन के बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं इस साल में और मैंने बहुत काम किया है आप लोगों के लिए। अगला वीडियो आपका भारत दर्शन का आने वाला है रोहतांगला से। सर्द का मौसम चल रहा है, बर्फीली जमीन से, बर्फीली वादियों से, तो रोहतांगला से मैंने सारे दर्रे पढ़ाए हैं। इससे पहले अभी अनामुडी वाला आया था, आप लोगों ने पढ़ा है अनामुडी वाला जो वीडियो आया था। अनामुडी से, अनाईमुडी जो आपकी पर्वत शिखर है, वहां से मैंने दक्षिण भारत की सभी पर्वत चोटियों के बारे में बताया था। मैंने आपको अनाईमुडी पीक भी बताई थी, इराविकुलम नेशनल पार्क के दृश्य भी दिखाए थे, 16 वन दिखाया था, नीलकुरंजी के बारे में बताया था। कई सारे जो नीलकुरंजी से देखना यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया है, 16 वन से यूपीएससी में क्वेश्चन आया है ना, तो ये सारी चीजें बताया था। भारत दर्शन के एपिसोड जरूर देखा करो क्योंकि वो चीज आपको नहीं मिलेगी। मैं वहां पे सिर्फ आपको एक जो आप लोग देखते हैं ना, मैं नॉर्मल केवल आपको दिखा नहीं रहा हूं, वहां पे नॉलेज आपको परोस रहा हूं। उस टॉपिक को मैं बहुत डिटेल में पढ़ा देता हूं, वहां पे इन डेप्थ पढ़ा देता हूं। टाइम कम रहता है, कम टाइम पे इतना कंटेंट आपको वहां पे प्रोवाइड कराता हूं, तो एक बार वो वीडियो जरूर देखना। ठीक है, अब चलिए आगे। मैंने कई सारी जल संधियां आपको बता दी थी, अब मैं कुछ जल संधियां यहाँ पे आपको जो है एक क्रम से बताता जाऊंगा ताकि आप उन जल संधियों को लेकर के कर लीजिएगा काम। ठीक है, हाँ, यहाँ पे चलते हैं। जल संधि वाला एक यहाँ पे बाबेल मंडप, हरमुज, मलक्का, बेरिंग, ठीक है, ये सब कई सारी जल संधियों के बारे में चर्चा हो गई थी। अब मैं यहाँ पे जल संधि बताता जाऊंगा, किसके किसके बीच में आप लोग लिस्ट बना सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए चाइना और ताइवान है, यहाँ पे एक छोटा सा देश है ताइवान, ये देखिए ना, छोटा सा देश है और चाइना है। तो
कोई भी मतलब जहां पर भी संकीर्ण रास्ता हो जल का जो आपस में चीजों को जोड़े, तो यहाँ पे फार्मोसा जल संधि, यहाँ पे इस जगह पे आपकी फार्मोसा जल संधि है। कौन सी है? फार्मोसा। ताइवान और चीन दोनों को, और यहाँ पे ये पूर्वी सागर, पूर्वी चीन सागर है और यहाँ पे दक्षिणी चीन सागर है, दोनों को आपस में जोड़ती है फार्मोसा जल संधि। कौन सी जल संधि? फार्मोसा जल संधि, ध्यान रखिएगा, फार्मोसा जल संधि। इसी तरीके से दक्षिण कोरिया, यहाँ पे देखिए दक्षिण कोरिया है आपका, ठीक है, यहाँ पे एक कंट्री है दक्षिण कोरिया, यहाँ पे क्यूसी है, जापान है, तो दोनों के बीच में एक जल संधि है जिसको हम कोरिया जल संधि कहते हैं, दक्षिण कोरिया और क्यूसू के बीच में है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे पीला सागर है, येलो सी है, और ऊपर यदि हम देखेंगे तो यहाँ पे जापान सागर है, ठीक है, जापान सागर। जो पूर्वी चीन सागर है इसी को हम पीला सागर भी कहते हैं, येलो सी भी कहते हैं, ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक, हाँ, नील कुरंजी से क्वेश्चन आया था, बिल्कुल। तो भारत दर्शन में बहुत नॉलेज रहती है, बहुत जानकारी मैं आप लोगों को अवेलेबल कराता हूँ। मतलब आप लोग देखोगे, यदि भारत दर्शन के सारे वीडियोस देख लो तो वहाँ से बहुत कवर हो जाए आपका, ठीक है। इस साल बहुत सारे एपिसोड लाने वाला हूँ, अभी आपका ये वाला आ जाए रोहतांग वाला, रोहतांग के बाद फिर पूरी भरमार है। इस बार मैं आपको खूब सारे एपिसोड देने वाला हूँ, ठीक है, जबरदस्त। ये अब लक्षद्वीप जाने का मन कर रहा है, मैं आपको सही बताऊं, जब से ये लक्षद्वीप वाला मैटर हुआ है ना, मालदीव तो कभी नहीं जाएंगे जीवन में, ये संकल्प ले लिया। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री का अपमान करें वो ऐसे देश में तो कभी जाना ही नहीं है, ठीक है। लक्षद्वीप की मेरी इच्छा बहुत हो रही है, थोड़ा सा आप लोगों के पेपर वगैरह हो जाए, फिर मैं लक्षद्वीप जा करके बढ़िया से शूट करके लाऊंगा। कावारती जाएंगे, एंड्रोज जाएंगे, अगती है वहाँ पे, मिनिकॉय है, ऐसे सारे हैं ना आपके द्वीप, तो मिनिकॉय भी अच्छा है, अगती भी अच्छा है, अगती काफ़ी डेवलप्ड है। और लक्षद्वीप देखो आज के टाइम पे ना मतलब बहुत अच्छा है, आप बिल्कुल भी मतलब जो एक ये बन चुका था ना फितूर, वैसे पैसे वालों का फितूर है कि लोगों को मालदीव जा करके घूम के आना है टूरिज्म के लिए, वही बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। आप यहाँ चले जाइए, अंडमान में चले जाइए, अंडमान में हैवलॉक है आपका, नील द्वीप है, बहुत से अच्छे अच्छे। अब भारत सरकार थोड़ा सा ध्यान दे जाए ना तो ये मालदीव के जो नखरे हैं ना सब सही हो जाए। और देखो एक बात तो सही है, मतलब कहीं ना कहीं पे अभी हम जितने स्तर पे अपने टूरिज्म और पर्यटन को डेवलप कर सकते थे वो नहीं कर पाए, और उस दिशा में अब हमें ध्यान देने की जरूरत है, और ये ध्यान सरकार के साथ साथ हमें खुद देना पड़ेगा। लेकिन कोई भी कंट्री हो, कोई भी देश हो, यदि हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष को, देश के नागरिकों को, है ना, ट्रोल किया जाएगा, उनके लिए अपमानजनक शब्द यूज किया जाएगा, तो निश्चित तौर पे ये बिल्कुल भी असहनीय है। और बायकाट मालदीव के मैं तो पूरी तरीके से समर्थक हूं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं जल संधियों के कुछ नाम लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को कुछ क्वेश्चन जो भी रहें आप लोग ध्यान रखिएगा। एक होती है आपकी लुजोन जल संधि। लुजोन जल संधि फिलीपींस और यहाँ पे देखिए लुजोन जल संधि आपकी ताइवान और फिलीपींस के बीच में है। यहाँ पे ताइवान है और फिलीपींस है, आप मैप में देखेंगे ये आपका फिलीपींस है और यहाँ पे ताइवान है। यहाँ पर है लुजोन जल संधि। कौन सी है? लुजोन, लुजोन जल संधि, ठीक है। लुजोन आपकी ताइवान और फिलीपींस के बीच में है। फार्मोसा आपकी ताइवान और चीन के बीच में है, ठीक है। दक्षिण चीन सागर और फिलीपींस सागर को आपस में जोड़ने का काम करती है। एक है आपकी सुंडा जल संधि, जावा और सुमात्रा के बीच में। यहां पे देख रहे हैं जावा और सुमात्रा के बीच में सुंडा जल संधि है। सुंडा जल संधि, जावा और सुमात्रा। और यहां पे अंडमान और सुमात्रा के बीच में ग्रेट पास है। इससे भी क्वेश्चन आया था, ग्रेट पास, इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यूपीएससी में पूछा गया था। अंडमान निकोबार, निकोबार और सुमात्रा के बीच में ग्रेट पास है। इंडोनेशिया जो द्वीप है ना, यहां पर ग्रेट पास है, ध्यान रखिएगा, ग्रेट चैनल है, ग्रेट पास। सुंडा जल संधि जावा और सुमात्रा के बीच में है, ठीक है। मलक्का जल संधि आप सभी जानते हैं, मलेशिया और जो है यहां पे ये वाला जो मलेशिया है, और यहां पे मलेशिया के साथ साथ आपका सुमात्रा इंडोनेशिया, यहां पे मलक्का जल संधि है। ये पूरा का पूरा मलक्का जल संधि है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही स्ट्रेटेजिक रूट है आपका ये। इसके बाद संयुक्त अमीरात और ईरान के बीच में होर्मुज जल संधि है। होर्मुज
संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच में होर्मुज जल संधि है, इसके बारे में भी चर्चा मैं पिछले सेशन में कर चुका था आपको। ठीक है, एक है बास्फोरस जल संधि। बास्फोरस जल संधि आपका जो है तुर्की में है, काला सागर और मरमरा या एजियन सागर को अलग करती है। यहां पे है ये, इस जगह पे, इसको टर्किश स्ट्रेट भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं बास्फोरस जल संधि। बास्फोरस जल संधि, बास्फोरस जल संधि किसको किसको, काला सागर को एजियन सागर से या मरमरा सागर से आपस में जोड़ती है। ठीक है, काला सागर को एजियन सागर या मरमरा सागर से, बास्फोरस जल संधि, बास्फोरस जल संधि, बास्फोरस जल संधि। बाबेल मंडप मैंने आपको बता दिया था, बाबेल मंडप यहां पर है आपकी ये यमन, यहां पे ये कंट्री यमन है और यहां पे आपका जिबूती है। तो यमन और जिबूती के बीच में है आपका बाबेल मंडप। ठीक है, बाबेल मंडप आपकी यहां पर है। इसके बाद आपका दो जल संधियां और मैं बताऊंगा, बाकी फिर कल बताऊंगा। एक जल संधि है आपकी सुसीमा जल संधि, जापान और कोरिया के बीच में। जापान में इस समय भूकंप आया हुआ है, जापान की स्थिति काफी खराब है। सुसीमा जल संधि, जल संधि ये आपकी जापान और कोरिया के बीच में है। सुसीमा जल संधि जापान और कोरिया के बीच में है। ठीक है, जापान और कोरिया के बीच में। देखो भाई, विजय वर्मा जी कह रहे हैं सर एक टूर में ले चलो, जैसे कि हमारे स्कूल में लेकर चला जाता था। ठीक है, तो मैं तो इसीलिए भारत दर्शन लेकर आया हूं कि आप हर टूर में मेरे साथ रहो। वीडियो मैं आप लोगों तक प्रोवाइड कराता हूं, मेरे साथ मतलब आप मजा नहीं कर पाओगे टूर का बहुत ज्यादा, आपको लग रहा होगा, क्योंकि मैं प्रॉपर जब जाता हूं तो मेरा काम रहता है पढ़ने का। उस टाइम पे मैं ऑल टाइम पढ़ता रहता हूं उस क्षेत्र के बारे में, उसको गूगल अर्थ में देखना, उसके बारे में हिस्ट्री पढ़ना, उसकी ज्योग्राफी पढ़ना। मतलब आपको बहुत बोरिंग लगेगी मेरे साथ जर्नी। मैं कोई ऐसा नहीं होता कि गया आनंद कर रहा हूं, आनंद नहीं होता, फिर जो टाइम बचा उसमें शूट कर लिया। तो मैं बहुत मतलब मेरे साथ यात्रा आप नहीं कर, मेरे लिए बहुत आनंददायक होती है, क्योंकि मैं एक एक चीज को बहुत डीपली पढ़ता हूं। देखो, कोई भी चीज को लेकर अच्छे से पढ़ोगे ना तो फिर चीजें बहुत अच्छे समझ में भी आती हैं। अब ये सबके समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं 99% में अकेले जाता हूं। ठीक है, कई बार मैं एक दो दोस्तों के साथ गया भी था एक दो बार, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया, क्योंकि फिर मेरा क्या रहता है, अपना वर्क रहता है। क्योंकि मैं कोई भी चीज को जा करके ये कि बस मजे करके चले आए, पता ही नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उसके बारे में कम से कम एक डीप और बहुत अच्छी जानकारी आपकी होनी चाहिए। और जहां तक मैं जितनी साइटों में गया हूं, मैं बहुत रिसर्च के साथ जाता हूं, पहले भी रिसर्च करता हूं, वहां पे जाके लोगों से मिलता हूं। कम से कम आप सोचो, एक साइट में मैं घंटों, केरल में था, केरल में मैंने कितने लोगों से बात की होगी, जो मुझे मिल गया है, कितने लोगों से बात की वहां के एजुकेशन सिस्टम पे, वहां पे जो है। तो वो एक जो आपके अंदर का कीड़ा होता है ना, तो वो चीज आप लोगों को शायद मजा ना आए, क्योंकि आप एंजॉय के मूड से जाओगे और मैं हमेशा एक सीखने के मूड से जाता हूं। तो वो चीज में कहीं ना कहीं पे अंतर दिख जाता है, इसलिए मैं अकेले ही जाता हूं। और वहां पे जो है सारी चीजें हो जाती हैं, कैमरा वगैरह भी सब कुछ उपलब्ध हो जाते हैं। कई बार तो मैं अकेले भी शूट कर लेता हूं। ठीक है, बहुत ज्यादा। ठीक, चलिए ये हो गया, बाबेल मंडप हो गया आपका, स्ट्रेट ऑफ हरमुज हो गया, स्टेट ऑफ मलक्का हो गया। अभी और जल संधियां हैं, कुछ जल संधियां और देख लेंगे। एक जल संधि और मैं आपको बता देता हूं। एक जल संधि है आपकी जो है जाहौर जल संधि, सिंगापुर और मलेशिया के बीच में है जाहौर जल संधि। जाहौर जल संधि आपकी सिंगापुर और मलेशिया के बीच में है। ठीक है, सिंगापुर और मलेशिया के बीच में जाहौर जल संधि है। ये सारी चीजें आप देखिएगा, सिंगापुर और मलेशिया के बीच में जो है जाहौर जल संधि है, यहीं पर एक जल संधि है सिंगापुर और मलेशिया के बीच में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो है वो है पर्यावरण परिस्थिति से जुड़ा हुआ टॉपिक। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, पर्यावरण परिस्थिति वाला। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके मैं पढ़ा रहा हूं और बहुत मजा आएगा आपको। प्रोजेक्ट टाइगर मैंने बताया था पिछले सेशन में। अभी देखो, बाघ जनगणना हुई है, अभी बाघ जनगणना भी हुई है। प्रोजेक्ट टाइगर पिछले सेशन में मैंने बताया था। अभी अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2023 पर जो है एक भारत में बाघ संरक्षण स्थिति को लेकर के एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें बाघों की संख्या बढ़ गई है। बाघों की संख्या 2022 में टोटल कितनी हो चुकी है, 3167। तो भारत में बाघों की संख्या बढ़ चुकी है, टोटल कितनी हो गई है, 3167 बाघ हो गए हैं। ये क्वेश्चन लिख लो, आएगा। अभी के पीटी जितने भी होंगे कहीं ना कहीं पे क्वेश्चन पूछा जाएगा।
तो 3167 बाघ हो चुके हैं टोटल, ये ध्यान रखिएगा 3167, ठीक है, बाघ हो चुके हैं। और अभी जो है एक जो है आपको पता होगा अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस भी आपका मनाया जाता है। एक आपका जो है अभी एक इनिशिएटिव चालू किया गया था, इनिशिएटिव का नाम क्या है आपका, अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आपका भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा चालू किया गया था भारत में ही। ये आपके बिग कैट प्रजातियां हैं। इसमें जो है अभी टोटल 7 जानवर रखे गए हैं बिग कैट में। एक तो आपका लायन है, शेर भी आता है बिग कैट में, ठीक है, धारीदार जो बिल्लियां होती हैं उनका जो बड़ा आकार की जितनी भी बिल्लियां हैं उनको लेकर के, तो शेर है इसमें, ठीक है, पहले तो जानवर पता होने चाहिए, इनसे जानवर ही पूछ लेगा। शेर है, टाइगर है आपका, चीता है, अभी चीता प्रोजेक्ट चीता में अलग आने वाले सेशन पढ़ाऊंगा। अभी जो चीता आए थे हमारे देश में उनके द्वारा कई सारे शावक भी दिए गए, उसके बारे में भी चर्चा होगी। जगुआर आपका है, ठीक है, हिम तेंदुआ है, प्यूमा है, ठीक है, और लेपर्ड है। ये आपके 7 हैं टोटल। इनके संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक जो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात की गई है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाया गया है। और इसमें जितने भी देशों में ये जानवर पाए जाते हैं उन देशों में इनके संरक्षण को लेकर के काम किया जाएगा। देखो मैं एक चीज बताऊं, ये आपका जो जानवर है इंटरनेशनल बिग कैट एक मांसाहारी जानवर है, और ये एक तरीके से देखें तो ये सर्वोच्च स्तर पे बैठा हुआ है, सबसे ऊपर ये बैठा हुआ है इकोसिस्टम में। और इकोसिस्टम में यदि ये सबसे ऊपर बैठा हुआ है तो इसकी संख्या जितनी बेहतर रहेगी ये दिखाएगा कि इसके नीचे के जीव जंतु भी बढ़िया हैं। यदि ये लुप्त प्राय होता चला गया तो इसका मतलब इसके भोजन में संकट है, तो इसके खाद्यान्न में और इको सिस्टम को लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। भारत सरकार ने इसी उद्देश्य से आपका प्रोजेक्ट टाइगर चालू किया था, अभी प्रोजेक्ट चीता भी चालू किया, और इसके पहले भी कई सारे प्रोजेक्ट आपके चालू किए जा चुके हैं। 2022 में इसी प्रोजेक्ट के कारण से, देखो 2018 में संख्या कितनी थी हमारे यहाँ पे, 2018 की यदि हम संख्या देखें तो बहुत कम थी, 29 भारत में, मतलब सबसे ज्यादा बाघ हैं, 29,667 टोटल संख्या 2022 में। 2018 की संख्या है ये 2,967, इतने बाघ पाए जाते थे, अब बाघों की संख्या 3,167 हो चुकी है, ठीक है। 2014 में यही संख्या और कम थी, 2226 बाघ थे, ठीक है, 2014 में। ये संख्या को अब हम यहां तक ले आए हैं, इसका मतलब बड़े स्तर पे जो है विश्व की आबादी का 75% बाघ भारत में ही है, 3167 बाघ हैं, ठीक है। अब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस पर 7 बड़ी बिल्ली प्रजाति बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा को संरक्षित करने के लिए पूरा का पूरा भारत के द्वारा एक सहयोगी पहल स्टार्ट की गई, जिसमें 97 श्रेणी के देशों को भारत जो है जोड़ना चाहता है, ठीक है, ताकि जितने भी बिग कैट हैं उनके प्राकृतिक आवासों को हम क्या कर सके, संरक्षित कर सके, उनको हम बेहतर बना सकें, उस दिशा में काम कर सकें, ठीक है। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आपका स्टार्ट किया गया है, 97 देशों को एक साथ लाने की हमारी पहल है, और इसके आधार पे हम जो है बड़े स्तर पे काम अभी कर रहे हैं, आने वाले समय पे काम को और बड़े स्तर पे करते जाएंगे। अभी जो आपको क्वेश्चन पता है वो सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अभी वर्तमान में बाघों की संख्या बढ़ चुकी है 3,167, ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत ही है आपका। तो देखिए 1973 में आपका ये प्रोग्राम चालू किया गया था, और तब जो है 9 टाइगर रिजर्व थे, वर्तमान में टोटल 54 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं, जहां पर बाघ संरक्षण परियोजना की शुरुआत की गई, काम किया गया, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 54। पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था लेटेस्ट, हाँ टोटल 54 हो गए। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, इसको 54वां टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है, और ये आपका 7 अप्रैल 1973 से ये परियोजना आपकी प्रोजेक्ट टाइगर चालू की गई थी, ठीक है। तो सरकार जो है, देखो सरकार क्या करती है, बाघों की स्मार्ट निगरानी करती है, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंसेंटिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, ऐसे करके बाघों के लिए कैमरे लगाए गए हैं, और उनके जो फुटप्रिंट होते हैं बाघों के, उन फुटप्रिंटों के तहत जो है इनकी गणना की जाती है, जो यूनिक जितने भी होते हैं। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस जो है 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को, ये आप भी याद रखिएगा, 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य इसका यही है कि धारीदार बिल्ली संरक्षण को बढ़ावा दिया जाए, उनके प्राकृतिक आवासों को बेहतर किया जाए, इस दिशा में काम किया जाएगा, ठीक है।
तो अंतरराष्ट्रीय जो आपका बाघ आपका जो दिवस मनाया जाता है, ये आपका जो है इसको लेकर 2010 में रूस में सेंट पीटर्सबर्ग में टाइगर समिट का आयोजन किया गया था और उसमें जंगली बाघों की संख्या में गिरावट के बारे में जागरूकता बचाने के लिए काफी बात की गई थी। बाघों के संरक्षण को लेकर के काफी मुद्दों पर चर्चा की गई थी। ठीक है, तो ये सभी आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी बाघों को लेकर के एक सेशन और रखूंगा जिसमें मिसलिनियस जितने भी पॉइंट हैं उनको डिस्कस कर देंगे, फिर प्रोजेक्ट टाइगर आपका खत्म हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर में काफी पॉइंट मैंने बताए पिछले सेशन और इस सेशन को मिला करके, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला सब्जेक्ट आपका बायो है। जीव विज्ञान में सेल वाला टॉपिक लेकर चल रहे हैं और सेल वाले टॉपिक में काफ़ी कुछ आप लोगों ने कवर कर लिया है। पिछले सेशन में मैंने केंद्रक के बारे में आपको डिस्कस किया था कि जो केंद्रक है इसको लेकर के कुछ फैक्ट हैं, कुछ तथ्य हैं। पहले मैं तथ्य आपको कुछ बता देता हूं। केंद्रक को किसी भी सेल का, जो भी सेल होता है उसका कोशिका नियंत्रक कक्ष कहा जाता है, सेंट्रल रूम ऑफ सेल कहा जाता है, यानी कोशिका का नियंत्रक कक्ष है, कंट्रोल करता है। सेंट्रल रूम ऑफ सेल भी केंद्रक को कहते हैं। कोशिका के मध्य भाग में पाया जाता है न्यूक्लियस। ठीक है, केंद्रक में लगभग 10% आपका डीएनए होता है। 10% आपका क्या होता है? डीएनए। डीएनए को लेकर हम अलग से क्लास करेंगे, अलग से डिस्कशन करेंगे। आज थोड़ा सा क्रोमोसोम को लेकर के डिस्कशन करेंगे, हम गुणसूत्र को लेकर डिस्कशन करेंगे। तो 10% आपका डीएनए पाया जाता है इसमें। कभी भी एक क्वेश्चन पूछे कि केंद्रक में कितना डीएनए पाया जाता है, 10%। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में, यह डिस्कस हुआ था। और मैंने आपको यह भी बताया था कि जो आपके जो केंद्रक है, केंद्रक में ही आपकी जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज, जो एक तरीके से बॉडी की कोडिंग होती है, सेल की कोडिंग होती है, वो आपके यहां पर क्रोमैटिन धागे होते हैं और उन्हीं क्रोमैटिन धागों में गुणसूत्र कहा जाता है, इन्हीं को क्रोमोसोम कहा जाता है। ठीक है, जब कोशिका विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन के समय जो है ये क्रोमोसोम की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, तो आज के सेशन में एक बार हम क्रोमोसोम को देखेंगे। ये आप देख पा रहे हैं, ये आपके क्रोमोसोम है। कुछ इस तरीके की संरचना देखने को मिलती है ना। ये लंबवत संरचना है, आप लोगों को दिख रही है, नहीं दिख रही है? हाँ, ये आप संरचना देख पा रहे हैं गुणसूत्र को। ठीक है, तो यहां पर देखिए गुणसूत्र जो होता है आपका, ये आपका अनुवांशिक लक्षणों का वाहक होता है। यहां पर ये आपकी अनुवांशिक लक्षणों का वाहक, अनुवांशिक लक्षणों का वाहक। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो अनुवांशिक लक्षण है वो ट्रांसफर होते रहते हैं। गुणसूत्र की इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसकी खोज किसने की थी? स्ट्रासबर्गर ने। ठीक है, स्ट्रासबर्गर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। खोजकर्ता कौन है? स्ट्रासबर्गर। ठीक है, और इसके जो है जो इसका नाम दिया गया, इसको क्रोमोसोम की संज्ञा दी गई, वो वाल्डेयर महोदय के द्वारा दी गई। वाल्डेयर महोदय ने जो है इसको क्रोमोसोम की संज्ञा दी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब गुणसूत्र में दो चीजें ज्यादातर होती हैं। एक तो मैट्रिक्स, आप देख पा रहे हैं यहां पर एक गुणित संरचना है इसमें, इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। पहला तो होता है इसमें मैट्रिक्स। ठीक है, दूसरा होता है डीएनए। इसी में डीएनए भी पाया जाता है। मैट्रिक्स एक तरल पदार्थ है, ठीक है, जिसमें धागे के समान जो है यहां पर एक संरचना पाई जाती है, इसको हम क्रोमैटिन धागे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन धागे। ठीक है, तो मैट्रिक्स एक लिक्विड पदार्थ है, इसमें धागे के समान क्रोमैटिन होते हैं, क्रोमैटिन संरचना होती है जो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। जो ये धागा होता है ये आपका डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, इस पे हम आएंगे, अभी न्यूक्लिक अम्ल पे आएंगे। न्यूक्लिक अम्ल को यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल बाद में डिस्कस करेंगे। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन प्लस हिस्टोन प्रोटीन, इनसे मिलकर के क्रोमैटिन धागे आपके बने होते हैं। ठीक है,
चलिए, आप लोगों में बहुत सारे लोगों को रेड कलर से दिक्कत होती है, रेड कलर विजिबल नहीं होता क्या? चलो व्हाइट कलर कर लिया मैंने। आमतौर पे क्या होता है ना, मैं रेडी कलर जो है उठ जाता है, पता नहीं क्या दिमाग में सेट हो गया है। आप लोग कई बार बोल चुके, पर क्या बताऊं मैं। ठीक है, तो एक चीज आपको ये ध्यान रखना है, अब जो क्रोमेटिन है और मैट्रिक्स है, ये एक झिल्ली के द्वारा जो है क्या होता है आपका, जैसे देखिए अंदर जो है जो लिक्विड पदार्थ है इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, इसके अंदर जो लिक्विड पदार्थ है उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, और इसके अंदर जो क्रोमेटिन धागे हैं ये एक बाहरी झिल्ली के आवरण से क्या होते हैं, घिरे होते हैं। जैसे ये आप देखते हैं ना, ये बाहरी झिल्ली का आवरण है, ये आवरण देख पा रहे हैं। तो ये जो आवरण होता है इसको बोलते हैं पेलिकल। क्या बोलते हैं इसको? पेलिकल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पेलिकल। ये भी ध्यान रखिएगा, इसको हम पेलिकल कहते हैं। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है, इसको हम पेलिकल कहते हैं। ठीक है, चलिए बहुत सिंपल सा है। तो गुणसूत्र जो है आपका, अब इसमें जो है मेन है डीएनए। कल के सेशन पे एक बार मैं न्यूक्लिक अम्ल आपको बताऊंगा, और इसके बाद जो है आपका डीएनए के बारे में हम कल के सेशन में डिटेल में चर्चा करेंगे, देखेंगे। ठीक है, डीएनए का जो मॉडल है उसको वाटसन एंड क्रिक के द्वारा जो है डेवलप किया गया था, डबल हेलिक्स मॉडल जो है वो उसके बारे में उन्होंने बताया था, तो उसके बारे में कल के सेशन में डिस्कस होगा। ये आप एक बार इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे एक तो मैट्रिक्स होता है जो लिक्विड पदार्थ यहाँ पे भरा हुआ है, ये बाह्य पदार्थ इसको पेलिकल कहा जाता है, और ये है आपके क्रोमेटिन धागे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये गुणसूत्र के 3 महत्वपूर्ण पक्ष हैं जो आपके डीएनए से बने होते हैं। इसी में डीएनए पाया जाता है और हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब अगला टॉपिक है आपका अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। देखिए, इकोनॉमी में मैंने आपको पिछले सेशन में समावेशी विकास के बारे में बताया था। समावेशी विकास का कॉन्सेप्ट भी आप सभी ने समझा था, और मैंने आपको बताया था कि समावेशी विकास के माध्यम से जो है हम सब तक विकास पहुंचाने की प्रयास करते हैं, सब तक विकास पहुंच जाए किसी भी प्रकार के, बिना भेदभाव के। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका सतत विकास। अब इसको लेकर बहुत सारे बच्चों में एक दिक्कत होती है, कुछ लोग सतत विकास को जो है समावेशी विकास ही मान लेते हैं, दोनों में अंतर है। समावेशी विकास, देखो समावेशी विकास और सतत विकास के डिफरेंस को आपको समझना होगा, नहीं तो फिर आपका यदि इससे कॉन्सेप्चुअल कोई भी क्वेश्चन आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंस में भी इससे क्वेश्चन बनता है और इससे भी बनता है। समावेशी विकास पहले समझिए। समावेशी का विकास का मतलब है ऐसा विकास जिसका लाभ समाज के सभी लोगों को प्राप्त हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो जनजाति हो, चाहे वो किसी भी जाति, कोई भी भेदभाव ना किया जाए। जब विकास करने में सब तक विकास पहुंचे उसको हम समावेशी विकास कहते हैं, हर व्यक्ति तक विकास पहुंचे। लेकिन ये समावेशी विकास सतत विकास नहीं है। सतत विकास को संपोषणीय विकास भी कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, इसको हम इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं। समावेशी विकास को समावेशी समृद्धि भी कहते हैं। ठीक है, तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट मतलब सब तक विकास पहुंचे। सतत विकास, संपोषणीय विकास। संपोषणीय विकास क्या है? वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकता से समझौता, मतलब वर्तमान की पीढ़ी की आवश्यकताओं को भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना पूरा करना। फिर से एक बार मैं यहां पे क्लियर कर रहा हूं, 2 पीढ़ियां हैं, एक वर्तमान पीढ़ी है जो आप लोगों की है, और एक भविष्य की पीढ़ी है। तो भविष्य की ऐसा संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करना कि वो भविष्य के लिए भी सुरक्षित रहें। आप लोग कई बार वो ऐड देखते होंगे, जब एक बच्चा ट्रैफिक में जाके अपने पिताजी की गाड़ी का बोलता है गाड़ी बंद कर लीजिए नहीं तो फिर पेट्रोल, मैं साइकिल से चलूंगा। वो कहता है मैं साइकिल से चलूंगा, तो पिताजी पूछते क्यों चलोगे? तो बोला सारा पेट्रोल तो आप खत्म कर दोगे, तो फिर मेरे लिए क्या बचेगा? तो सतत विकास बात करता है हमेशा के लिए, यानी कि भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो सके, आने वाले जनरेशन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, इनर जनरेशनल नीड्स हमारी पूरी हो सके, उसी को हम जो है क्या बोलते हैं? सतत विकास। ठीक है, सतत विकास के अंतर्गत हमें प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग करना है
ताकि वो विकास हमेशा हमेशा बना रह सके, आने वाले भविष्य की आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सके। ऐसा विकास यदि हम करते हैं तो इसको हम सतत विकास करेंगे, और यदि हम विकास को सब तक पहुंचा देते हैं तो इसको हम समावेशी विकास कहेंगे। इतनी सी बात है, इतना आपको जानकारी होना चाहिए। अब सरकार जो भी रणनीति बनाती है उसमें इन दोनों पक्षों का ध्यान में रखती है कि इन्वायरमेंट की कॉस्ट में ना कोई चीज हो, और जो है वो सब तक पहुंचने का प्रयास करे। ठीक है, आसान भाषा में जैसे मान लीजिए बारिश होती है तो बारिश सबके ऊपर मतलब छींटे गिरेंगे, फिर ये नहीं कि गरीब के ऊपर जाएगा, अमीर के। समावेशी विकास इसी का मतलब है, कोई भी योजना, कोई भी वर्ग बचे ना, हर एक वर्ग के लिए योजनाएं हो, हर वर्ग का विकास हो, हर वर्ग का डेवलपमेंट हो, सबका साथ सबका विकास वाला कॉन्सेप्ट जो है आपका समावेशी विकास है। ठीक है, तो देश के आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाना समावेशी विकास है, और देश के विकास को आने वाले भविष्य के लिए ध्यान में रखते हुए विकास करना सतत विकास है। ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, इनमें मेंस में भी क्वेश्चन बनता है आपका, इसलिए आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा सदुपयोग और संरक्षण जिसे वर्तमान तथा भविष्य की दोनों की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। ठीक है, और समावेशी विकास, समाज के सभी वर्गों तक विकास का पहुंचना, ये दो चीजें ध्यान में रखिएगा, बहुत सिंपल सा है। अब समावेशी समृद्धि के लिए सरकार जो है अवसंरचना पर कार्य करती है। ठीक है, समावेशी विकास करना है तो एक तो सरकार कर सकती है, या फिर सरकार प्राइवेट सेक्टर से भी सहयोग ले सकती है। तो कल के सेशन पे हम इसको डिस्कस करेंगे कि सरकार किस तरीके से, अभी हमारे देश के 75 वर्ष हो चुके हैं, और इस 75 वर्ष की अवधि में देश ने क्या क्या किया, क्या क्या किस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए, किस प्रकार से निवेश किया, किस तरीके से काम किया, और कैसे समावेशी विकास को लेकर हमारे देश की रणनीति है। इस रणनीति को भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन पे। ठीक है, मैं केवल एग्जाम व्यू पॉइंट से ही यहाँ पे पढ़ाऊंगा, यहाँ पे अनावश्यक चीजें बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगा, जितना मुझे लगेगा उतना ही मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा। अब चलते हैं सेंसस को लेकर आते हैं। देखो, सेंसस में बहुत सारा डेटा याद करा दिया भैया, सेंसस की क्लास में रेगुलर रहना। जिस दिन भी मैं सेंसस का टॉपिक लेता हूँ, ज्यादा नहीं 5-6 टॉपिक आपको पढ़ा देता हूँ, जितने भी टॉपिक पढ़ाता हूँ इतना याद कर लेना, बहुत काम आएगा। ठीक है, अभी जब तक नया सेंसस नहीं आता, पुराना सेंसस ही आपको रट के रखना है, और नया भी आ जाएगा तो पुराने से तुलना तो पूछेगा ही। ठीक है, अब बात करते हैं लिंगानुपात की, बात करते हैं। तो जब लिंगानुपात की बात होगी तो सबसे पहली बात, देश का लिंगानुपात कितना है, तो हमारे देश का लिंगानुपात है 943:1000। 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, सर्वाधिक लिंगानुपात कहां है? सर्वाधिक, सबसे ज्यादा लिंगानुपात है केरल में। ठीक है, केरल में सकारात्मक है। केरल में 1084 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों में, 1084 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों में, मतलब सोचिए। ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में था, सबसे कम है हरियाणा में। अब देखिए तस्वीर बदलेगी, क्योंकि सरकार के द्वारा इस बीच में, इस अवधि में काम बहुत किया गया है। 879 बच्चियां हैं 1000 पुरुषों में 2011 की जनगणना के अनुसार। तो सर्वाधिक केरल में, सबसे कम यहां पे। अच्छा, केंद्र शासित की बात करें कि सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जहां पे लिंगानुपात सबसे अच्छा है, तो केंद्र शासित प्रदेश, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो यह है पुदुचेरी। पुदुचेरी, पुदुचेरी में कितना है आपका? पुदुचेरी में लिंगानुपात आपका है कितना है? 1037, 1037। ठीक है, ये पुदुचेरी में है। सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश दमन एंड दीव, सबसे कम है आपका दमन एंड दीव। ठीक है, दमन एंड दीव में कितना है? 618। सोचिए कितना कम है, बहुत कम है यहाँ पे। ठीक है, हरियाणा से भी कम है दमन एंड दीव में। इसके बाद दूसरा शिशु लिंगानुपात। एक शिशु लिंगानुपात भी आपका इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, शिशु लिंगानुपात से भी क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, दोनों को जोड़ करके देखें तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है वो है हमारा अरुणाचल प्रदेश। शिशु लिंगानुपात, अरुणाचल प्रदेश से सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात सबसे ज्यादा है अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे कम, सबसे ज्यादा यदि केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अरुणाचल प्रदेश में है 976 के आसपास है ना शिशु लिंगानुपात, 972 है, माफ करिएगा 972, यहाँ पे ये डेटा रहेगा शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात की मतलब है 0 से 6 वर्ष के बच्चे के लिए, ठीक है। और सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, यूटी कौन सा है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कितना है आपका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 968 है आपका, इस्टू 1000, ये सर्वाधिक की बात है। यदि सबसे कम राज्य की बात करें कि किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सबसे कम है, तो हरियाणा है, हरियाणा है, ठीक है, हरियाणा है। और यदि केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली है, दिल्ली में सबसे कम शिशु लिंगानुपात है, यहाँ पे 834 है, ठीक है, हरियाणा में। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 871 है। लिंगानुपात को लेकर ये टॉपिक याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, ये आपके जो है सेंसस का टॉपिक हो गया। तो इस तरीके से देखिए कितने टॉपिक कवर हो गए, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, पर्यावरण हो गया, राज्य व्यवस्था हो गया, इकोनॉमी हो गया, जनरल साइंस हो गया, ठीक है। ऐसे ही बढ़िया जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए, मस्त होकर के, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, लगातार साथ बना रहूंगा, आपकी क्लास होती रहेगी। एनसीईआरटी के टारगेट को लेकर आप लोगों की चिंता थी, एनसीईआरटी का टारगेट आज आ जाएगा थोड़ी ही देर में, ठीक है। आपको मेडिवल हिस्ट्री को लेकर पढ़ना है, उसमें मैं सारी चीजें बताऊंगा, अभी तक जितना कुछ करा दिया है उस सबको लेकर वहां पे डिस्कस करूंगा। सभी लोगों को बता देता हूं, एनसीईआरटी का टारगेट आज से स्टार्ट हो जाएगा। बहुत आप लोगों की डिमांड थी, बीच में एनसीईआरटी का टारगेट आपका रुक गया था, अब वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। आजाद पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे टारगेट स्टार्ट होगा, और इसका मैंने एक बैच भी बना दिया आपका आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे, वहां से भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए।